वेलकम बैक दोस्तों। आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम 2021 एंड 22 क्लास 10th इंग्लिश का आपका पेपर है और इसमें आपको 3 आवर्स यानी 3 घंटे का समय दिया गया था। तो इसका सॉल्यूशन मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आपने जो भी आंसर लगाए हैं वो आप मैच कर लीजिएगा और यदि कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर पहला आपका क्वेश्चन था जो कि सेक्शन ए रीडिंग का होता है, यानी आपको पढ़कर आंसर देने होते हैं। ये 5 नंबर का होता है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको ये पैसेज पढ़ना था और नीचे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। इनके आंसर आपको इसी में से ढूंढकर लगाने थे। अब यहाँ पर इसमें पूछा गया है द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, यानी जो जानवरों से जो हमें तेल प्राप्त होता है उसका मेन सोर्स क्या है। तो उसका मेन सोर्स है व्हेल। व्हेल यहाँ पर दिया हुआ है। एनिमल ऑयल कम फ्राम व्हेल्स। ग्रेट क्वांटिटी यानी अधिक मात्रा में किससे आता है, और भी जानवरों से आते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया था मेन सोर्स। वेजिटेबल्स ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर। तो वेजिटेबल ऑयल यानी सब्जी का जो तेल है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है अक्सर, तो कुकिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पर दिया हुआ वेजिटेबल ऑयल्स हैज़ बीन नोन फॉर फ्राम वेरी ओल्ड टाइम्स। नो हाउस होल्ड्स कैन गेट ऑन विदाउट इट, फॉर इट इज़ यूज इन कुकिंग। तो यहाँ पर इसका आंसर और यहाँ से इसके बारे में बात कही गई थी। द ऑफिस येल्ड्स नरिशिंग ऑयल्स। तो यहाँ पर यह आंसर आप देखिए, यहाँ पर इसका लिखा हुआ है द लिवर्स ऑफ द कोड एंड हेलीबट। ये 2 तरह की जो है फिश है जिनके लीवर से जो है क्या होता है, नरिशिंग ऑयल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसका लीवर आ जाएगा। द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फेट ऑन अ व्हेल इज कॉल्ड, यानी कि आर्कटिक सी यानी जो आर्कटिक सागर है, महासागर है, उसमें व्हेल के ऊपर एक वसा होती है मोटी सी, वह जो होती है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ब्लबर। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड देम विथ अ थिक कवरिंग ऑफ हेड कॉल्ड ब्लबर। उसको ब्लबर कहा जाता है और इससे जो कोल्ड है, जो ठंडा आर्कटिक सागर है, उसके ठंड से बचने में मदद मिलती है। राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज, यानी जो प्रोटेक्ट शब्द है इसका आपको नाउन फॉर्म बताना है। तो TION यानी ION यदि लग जाता है तो आपका नाउन फॉर्म हो जाता है। तो प्रोटेक्शन जो है इसका नाउन फॉर्म है। इसको अब आपको ऊपर से ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी, ये आपको बताना था। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है रीड द पैसेज केयरफुली, यानी कि आपको फिर ये पैसेज पढ़ना है और इसके आंसर जो है यहाँ पर देने हैं। ओवरऑल इसमें एक गडियारा होता है जो भेड़ बकरी चलाने वाला, वो एक अच्छी बांसुरी बजाता है और उसकी बांसुरी जो है बहुत ही स्वीट होती है, जिसको एक जो है परी होती है वो सुनती रहती है और उसको ऑफ़र देती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे और तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो, कैस्टल में चलो, ऐसा वो कहती है और ये हाँ कर देता है। और उसके बाद में वो जो फेरी है इसको एक रिंग पहनाती है इसके फिंगर में। उसके बाद में ये एक जो भेड़ बकरी चलाने वाले से एक यंग नौजवान युवक बन जाता है। और इसके बाद में वो क्या करता है कि जैसे कि रोम में वो बजाता रहता था अपनी बांसुरी, तो वो वहीं पर घूमता रहता है। तो उसको एक दोस्त से मिलने जाना होता है, मतलब उस दोस्त का फेयरवेल होता है, तो वहाँ पर वो जाता है। तो उसको जाने के लिए ये उसको एक घोड़ा गाड़ी देती है गोल्डन कलर की, उसमें 12 उसको वाइट हॉर्स देती है, यानी 12 सफ़ेद घोड़े देती है। और वहाँ पर ही घूमता रहता था ये वहाँ के रोम के गलियों में। तो वहाँ पर ये वहाँ की क्वीन से मिलता है इटली की, और जिन्होंने इसको इनवाइट किया था उनके पैलेस में। और जब इसको लगता है कि ये अपनी बांसुरी बजाकर वहाँ की क्वीन के दिल को जीत चुका है, तो वो उनसे मेरी करने को बोलता है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। तो वो जब प्रपोज करता है और अपने नेल डाउन करता है, यानी अपने घुटनों पर झुककर उनको प्रपोज करता है और अलग जाता है, तब उस टाइम पर जैसे प्रपोज करता है तो ये फिर से बूढ़ा सा दिखने वाला एक शेफर्ड बन जाता है। तो तब वो बोलती है वहाँ की रानी कि इसको बाहर निकालो, तो उस महल से उसको पीट कर बाहर निकाल लिया था। तो ये ओवरऑल स्टोरी है इसकी। अब यहाँ पर पूछा गया द फेरी वांटेड टू मैरी द शेफर्ड बिकॉज, यानी जो शेफर्ड है, ये जो भेड़ बकरी चराने वाला है, इससे मेरी करना चाहती थी परी। क्यों शादी करना चाहती थी? क्योंकि ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट, यानी वो अच्छी मीठी बांसुरी बजाता था। व्हेन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर, जब परी ने उसकी फिंगर पर क्या रिंग पहनाई, तब क्या हुआ? शेफर्ड किस में बदल गया? चेंज इनटू हैंडसम यूथ, एक अच्छे नौजवान युवक में बदल गया, जैसा मैंने आपको स्टोरी सुनाई है। यहाँ पर अंडरलाइन है, पहले का आंसर यहाँ पर है, एंड बिकॉज हैंडसम यंग मैन ये दूसरे का आंसर हो गया आपका। वहीं यहाँ पर एक तीसरा क्वेश्चन है द शेफर्ड वेंट टू द रोम इन, जो शेफर्ड है वो रोम कैसे गया था? तो वो घोड़ा गाड़ी में बैठ कर गया था, उसको कोच कहते हैं। तो यहाँ पर गोल्डन कोच भी होता तो भी सही होता, लेकिन कोच है तो भी ये सही है। व्हेन द शेफर्ड रीच्ड रोम ही, जब शेफर्ड जो है वो रोम में पहुंचा। शेफर्ड यह व्यक्ति है जो कि भेड़ बकरी चराता है। यहाँ पर प्लान टू मैरी द क्वींस ऑफ इटली, यह सही रहेगा क्योंकि उसका प्लान यही था
मतलब वहाँ पर जाने के बाद वो सोचता है कि मैंने इनको दिल को जीत लिया है, तो वो इटली की क्वीन से शादी करने का प्लान बनाता है। वो वहाँ के राजा से नहीं मिला था, वो कोई दोस्त से मिलने नहीं जा रहा था, और ना ही उसने उसके माता पिता से कोई परमिशन ली थी परी से शादी करने के लिए। ये सारे सही आंसर नहीं है, तो सी इसका सही हो जाएगा। द क्वीन ऑर्डर द शेफर्ड टू बी वीप्ड आउट ऑफ द प्लेस बिकॉज ही, जो क्वीन है यानी कि जो रानी है, उन्होंने इसको पीट कर महल से बाहर निकालने का आदेश दिया था, क्योंकि यह बदल गया था फिर से, मतलब कुरूप और बूढ़े व्यक्ति के रूप में बदल गया था, जो इसका पुराना रूप था उसी में। टर्न्ड ओल्ड एंड अगली, ये इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर सेक्शन बी है आपका। सेक्शन बी में आपको हमेशा पूछा जाता है कि आपकी जो नोट मेकिंग समरी है, इसके बाद में आपको एक ऐसे दिया जाता है, एप्लीकेशन दी जाती है, और साथ में एक इमेज दी जाती है जिसके ऊपर आपको कुछ शब्दों में लिखना होता है। ये आपका सेक्शन बी होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल। यहाँ पर आप इस पैसेज को पढ़ना है और इसके ऊपर आपको एक टाइटल बनाकर नोट्स बनाने हैं, यानी टाइटल देना है आपको, नोट्स बनाने हैं। 1 नंबर का आपका टाइटल का नंबर और 3 नंबर आपकी नोट मेकिंग के हैं। तो यहाँ पर यदि आप इसको पढ़ेंगे, दे रहा है अबाउट 980 फ्लाइंग मैमल्स, यानी कि लगभग जो है 980 उड़ने वाली स्तनधारी जो पक्षी होते हैं यानी मैमल्स होते हैं, उनकी प्रजातियां हैं। स्तनधारी मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, और उड़ने वाले स्तनधारी, उनकी 980 प्रजातियां हैं, जो कि क्या कहलाती है, जो कि बैट्स कहलाती है, यानी चमगादड़ कहलाती है। मतलब इतनी प्रजातियां हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आप पढ़ेंगे तो इन्हीं के बारे में बताया गया कि कुछ मैमल्स जो है वो फ्रूट्स खाते हैं, जानवर नहीं खाते, और जो कुछ है वो अपना पेट भरने के लिए इंसेक्ट खाते हैं, ब्लड पीते हैं, उसके बाद में वो रोगों को इधर से उधर फैला देते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। तो उनकी वजह से ये अच्छे वाले जो फ्लावर और फ्रूट खाते हैं, ये जो बेट्स है चमगादड़, वो भी बदनाम है। तो यहाँ पर उनके बारे में बात कही गई है। तो इसका जो टाइटल है वो रहेगा फ्लाइंग मैमल्स। ठीक है, नोट मेकिंग समरी कैसे बनाते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यू आर शिवम खुराना, तुम्हारा नाम शिवम खुराना है। इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल अशोकनगर, ये आपके स्कूल का नाम है। आपको एक एप्लीकेशन लिखना है आपके प्रिंसिपल को फॉर फी कंसेक्शन। आपको फीस में छूट चाहिए, इसलिए आपको प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है। एज योर फादर हैज लॉस्ट हिज जॉब ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक, यदि आप उसमें मेंशन कर सको कि आपके पिताजी की जो जॉब है वो कोरोना पेंडेमिक के टाइम छूट गई थी, इस कारण आप मेरी फीस जो है वो कम कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, इसलिए आपको एप्लीकेशन लिखनी थी। या फिर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशंस विथ यू, आपको एक इन्फॉर्मल लेटर लिखना था अपने दोस्त को, इन्वाइट करना था उसको गर्मी की छुट्टी आपके साथ बिताने के लिए। दोनों में से आपको एक लिखना था, 4 नंबर का ये था। अब यहाँ पर राइट इन एसे ऑन वन ऑफ द टॉपिक इन अबाउट 150 वर्ड्स, यहाँ पर आपको इनमें से किसी एक टॉपिक पर 150 शब्दों में निबंध लिखना था, जिसके नंबर है 5। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आपने वंडर ऑफ साइंस का निबंध लिख दिया होगा। जहाँ पर भी आपको साइंस दिखाई दे वहाँ पर आपको वंडर ऑफ साइंस का निबंध लिखना है। यहाँ पर आर में राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, यानी कि यदि आप चाहें तो इन पे से किसी एक टॉपिक पर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। पैराग्राफ में आपको किसी प्रकार की बुलेट पॉइंटिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट एक पैराग्राफ की तरह इसको लिख सकते हैं यदि आपको आता है तो। क्वेश्चन नंबर 6 में ये इमेज दी हुई है, इस इमेज को देखकर यदि आपको जो भी बातें समझ में आती है वो आपको टेंस का उपयोग करके लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर एक कौवा होता है, उसको प्यास लगी होती है, तो वो मटके में पानी देखता है जो कि आधा भरा होता है, फिर वो दिमाग लगाता है, उसमें कंकड़ डालता है और पानी ऊपर आया था और पानी पी के अपनी प्यास बुझा लेता है। इसी बात को आपको जो है इंग्लिश में टेंस का उपयोग करके लिखनी थी, जो कि 3 नंबर का था और बहुत ही सिंपल था। अब सेक्शन सी पर आ जाते हैं, जो कि आपका ग्रामर वाला पोर्सन है। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स, यहाँ पर आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है सही विकल्प चुनकर। तो यहाँ पर ये आपके ऑब्जेक्टिव्स है, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति इनमें से किसी एक से करना है। वर्क हार्ड, यहाँ पर आर आ जाएगा कि तुम्हें कठिन परिश्रम करना है या फिर तुम फेल हो जाओगे। बट और एंड नहीं आएगा, परंतु फेल हो जाओगे और तुम फेल हो जाओगे, ये यहाँ पे सूटेबल नहीं है। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा ना कि द आएगा। द गंगा सही है क्योंकि गंगा एक ही है और पवित्र नदियाँ बहुत है। यदि कोई चीज़ डेफिनेट नहीं हो, निश्चित नहीं हो, अकेली नहीं हो, तो हम द नहीं लगाते हैं। तो ऐसा नहीं कि गंगा अकेली पवित्र नदी है और पवित्र नदी है, इसलिए यहाँ पर ए आ जाएगा। और जो साउंड है यहाँ का सेक्रेड रिवर, यह आपका व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पर उच्चारित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए आ जाएगा। प्लीज़ स्प्रेड बटर ऑन ब्रेड, अब बटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है,
और अ फ्यू और फ्यू जो है वो काउंटेबल के लिए आता है। तो अनकाउंटेबल के लिए हमारे पास एक यहाँ पर ऑप्शन है अ लिटिल, तो यहाँ पर अ लिटिल आ जाएगा। ही हैज़ गिवन अवे फारियाब, तो यहाँ पर ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग आएगा कि उसने स्मोकिंग करना छोड़ दिया है, और अवे करना यानी उसने स्मोकिंग करना दूर कर दिया। तो दूर करना छोड़ना नहीं होता है, गिवन अप मतलब छोड़ देना, तो ये इसका सही रहेगा। वी वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, हमें जो मास्क पहनना चाहिए भीड़ भरी जगहों पर। तो यहाँ पर एक सलाह है, ज़रूरी नहीं कि आप पहने, तो सलाह के लिए हमेशा आप सूट का उपयोग करते हैं। यूज टू मतलब किया करता था, और आउट टू दोनों में टू आएगा तब लगेगा। हमारे पास ना यहाँ पर टू दिया हुआ है और ना इसके बाद दिया हुआ है, तो यूज टू मतलब किया करता था, ये आएगा नहीं। आउट टू आ सकता है, लेकिन नैतिक मूल्य वाली जहाँ पर बात होती है वहाँ पर हम इसको लगाते हैं, कानून वाली, माता पिता के सम्मान वाली, तब हम आउट टू लगाते हैं। अब यहाँ पर कोई सम्मान वाली बात या नैतिक मूल्य की बात हो तो नहीं रही है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, मतलब सूट आ जाएगा। ही ऑलवेज, यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है, इसलिए वर्ब के साथ में एस आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ही ऑलवेज हेल्प्स अदर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए, डू इज डायरेक्टेड यानी 5, यानी कि आपको यहाँ पर कोई 5 जो है क्वेश्चन दिए हैं उनको सोल्व करना है, जैसे निर्देश दिए गए वैसे। सी कट द ट्री, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, यहाँ पर आपको इसको प्रश्नवाचक बनाना है। तो यहाँ पर अगर ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो सी कट्स होता, एस लगा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब कट, कट और कट ये वर्ब की तीनों फॉर्म होती है, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का है। तो डिड सी कट द ट्री और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ही टीचर्स इंग्लिश, यहाँ पर एस लगा हुआ है, सब्जेक्ट आपका एक वचन है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, हमें इसका वॉइस चेंज करना है। ये ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश इज टोड बाय हिम, बाय हिम यानी ही का बाय हिम हो जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा पैसिव वॉइस में, तो टीच का टॉट हो जाएगा। और अगले टेंस की हेल्पिंग का उपयोग करते हैं हम इंडेफिनिट के केस में और परफेक्ट के केस में। थर्ड नंबर में, इफ़ यू डोंट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश यू, यदि तुम समय पर नहीं आते हो तो जो टीचर है वो तुम्हें सजा देंगे, पनिश करेंगे। यहाँ पर कहा गया कि आपको अनलेस लगाना है इफ़ के स्थान पर। तो अनलेस का मतलब यदि नहीं होता, और इफ़ का मतलब होता है यदि। जब आप यदि को हटाकर यदि नहीं लगाएंगे तो आपको इफ़ हटा देना और यदि नहीं यानी अनलेस लगा देना है। और जब आप ऑलरेडी नहीं लगा रहे हो तो आपको डोंट को हटाना है, यानी आपका सेंटेंस कुछ इस तरह का हो जाएगा कि अनलेस यू कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश यू। इतना ही सिंपल था ये। ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फी, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, यानी आपको सो दैट का उपयोग करना है, और टू ये वाले टू और इस वाले टू के स्थान पर आपको सो दैट लगाना है। तो हम यहाँ वो इतना मतलब वो फीस चुकाने को गरीब है, मतलब इतना गरीब है कि फीस नहीं चुका सकता। तो ही इज सो पुअर, हमने सो लगा दिया, स्पेस देकर पुअर लिखेंगे। देट, इस छोटे वाले टू के यहाँ पर हम देट लिखेंगे, और हमें फिर सब्जेक्ट को देखना है कि यह एक वचन है, बहुवचन है, ही है, सी है, उसके अनुसार हम ही लिखेंगे, सी लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर ही लिख दिया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये अभी आपका प्रेजेंट में चल रहा है इसलिए हमने कैन लगा दिया। अगर ही वाज टू पुअर होता तो हम यहाँ पर कुड लगा देते। तो यहाँ पर ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, ऐसा हो जाएगा ये। आई होप आप सभी ने ऐसे ही बनाया होगा। अगला है आपका ही टीचेस मी साइंस, वह मुझे विज्ञान पढ़ाता है। इसको आपको पास्ट इंडेफिनिट बदलना है। अब जब बोल ही दिया कि पास्ट इंडेफिनिट बदलना है तो हमें कोई मतलब नहीं है कि टेंस किस कंपनी का है, यानी किस काल का है। तो यहाँ पर टीचर्स वर्ब मिल गया आपको, सब्जेक्ट मिल गया और आपका ऑब्जेक्ट मिल गया। तो ही टॉट मी साइंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म ला के हम बना देंगे क्योंकि हमें पास्ट इंडेफिनिट बनाना था। ही इज बिंग हेल्प बाय अंकित, इज यानी कंटिन्यूस, ये आपका पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर बिंग लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये जब पहले एक्टिव वॉइस में रहा होगा तब ये कंटिन्यूस टेंस का रहा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। तो हम यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट को फिर से उठा लेते हैं, अंकित इज, हम इज के बाद हेल्प के बाद ING लगाएंगे जैसा कि हम कंटिन्यूस में करते हैं, और उसके बाद हिम कर देंगे, अंकित इज हेल्पिंग हिम, बस ऐसा सिंपल बन जाएगा इसका। अगर यहाँ पर बिंग नहीं होता तो अंकित हेल्प्स हिम आ जाता, लेकिन यहाँ पर बिंग लगा हुआ है, इससे ये पता चलता है कि ये पहले कंटिन्यूस का टेंस था एक्टिव वॉइस में। यहाँ पर सेक्शन डी में आ जाइए, लिटरेचर में। यहाँ पर आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यानी इन क्वेश्चन का आंसर देना है। लिटरेचर का मतलब अब आपको जो आपकी बुक है, जो टेक्स्ट बुक है, उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर जो भी कि आपने कितने अच्छे तरीके से अपनी बुक यानी पुस्तक का अध्ययन किया है। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ,
जो लेसन है फर्स्ट फ्लाइट वह किसके बारे में है? तो उसमें एक सीगल होता है, एक पक्षी जो कि उड़ने से डरता है, उसके बारे में ये कहानी है। हु इज़ द पोएट ऑफ पोएम अमेंडा? अमेंडा जो कविता है उसके कवि का नाम क्या है? तो रोबिन क्लीन। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन? नेल्सन मंडेला के अनुसार जो राष्ट्र है उसकी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो वहाँ के लोग जो है उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, ना कि नेता, ना ही डायमंड और ना ही मिनरल्स। तो यहाँ पर पीपल हो जाएंगे। इन द स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग? यानी जो ब्लैक एरोप्लेन नाम की आपकी स्टोरी है, कहानी जो आपने पढ़ी है फर्स्ट फ्लाइट में, उसमें जो एरोप्लेन उड़ा रहा होता है वो व्यक्ति, उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है डकोटा एयरप्लेन। व्हाट डिड एन फ्रैंक नेम हर डायरी? जो एन फ्रैंक है उसने एक डायरी लिखी थी जिसको बोलते द डियरेस्ट किट्टी, यानी उसकी सबसे प्रिय डायरी होती है, उसका नाम वो किटी रखती है। ये पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑफ द पोएम, यानी कि एनिमल नाम की जो पोएम है उसके अनुसार, उसके कवि के अनुसार, विच ऑफ द क्वालिटीज़ हैव ह्यूमन्स गिवन अप? कि कौन सी क्वालिटीज़ है जो कि मानव जो है वो छोड़ चुके हैं। अभी ही हैज़ गिवन अप हमने ऊपर पढ़ा डुअर डायरेक्टेड में, वैसे यहाँ पर है। तो इनोसेंस, काइंडनेस, दयालुपन, ट्रूथफुलनेस एंड सच्चाई, ये सारी चीज़ें जो ह्यूमन यानी मानव त्याग चुका है इस कविता के अनुसार। तो यहाँ पर आल आप दी जा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपका रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी ये पोएम से एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, 4 लाइन का स्टंजा है। इसके क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। ये लाइनें आपको पढ़ने पर लग जाएगी कि ये द बाल पोएम से ली गई है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रॉम विच पोएम द एबोव लाइन्स हैव बीन टेकन? द बाल पोएम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर टू द वर्ड मेरिली? मेरिली से संबंधित जो इसके समान अर्थ देता है वह कौन सा शब्द है? तो इसका मतलब होता है चतुर, इसका मतलब होता है सेडली, और ये सुप्रियोरली। इन सभी में इसका अर्थ शो नहीं हो रहा है। जो हैप्पीली है इससे पता चलता है कि खुश, और मेरिली का मतलब भी होता है खुश। तो ये इसका सही हो जाएगा। वेयर डिड द बाल गो? जो बाल है वो कहाँ जाती है? तो वह खुशी खुशी उछलती हुई सड़क से पानी में चली जाती है। तो ओवरऑल कहाँ जाती है? पानी में। द बाल गोज इन द वाटर, या फिर आप इन द वाटर भी लिख सकते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का बी है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर आपको ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ये आपके प्रोज यानी गद्दी से लिया गया है, जिस आप कहानियाँ पढ़ते हो और कभी आप कविता पढ़ते हो। तो ऊपर वाली 4 लाइन आपकी कविता से ली गई थी, और ये जो एक्सट्रैक्ट है ये आपके गद्दी से लिया गया है, यानी स्टोरी टाइप के लेसन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है कि वेयर डिड वांडा सीट इन द क्लासरूम? की वांडा जो है वो क्लासरूम में कहाँ बैठी थी? तो इन द लास्ट सीट, लास्ट सीट में बैठी थी। ये हमें पता चलता है यहाँ से, सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट, यानी जो लास्ट सीट है उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। तो लास्ट सीट के बगल वाली सीट भी तो लास्ट होती है। तो ओवरऑल ये कहाँ बैठी थी? लास्ट सीट पर। द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ड अब्सेंस, अब्सेंस का आपको एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म रहेगा विशेषण फॉर्म अब्सेंट। फ्रॉम विच लेसन्स हैज़ द टेक्स्ट बीन टेकन? यानी कौन से लेसन से ये जो लाइन है ली गई है? तो 2 आपके लेसन से, द 100 ड्रेसेस फर्स्ट और सेकंड। तो द 100 ड्रेसेस फर्स्ट से ली गई है। यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन जिनके आंसर आपको वर्कबुक और आपकी टेक्स्ट बुक यानी जो फर्स्ट फ्लाइट है और फुटप्रिंट विदाउट फिट उससे दिए गए थे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आपका फर्स्ट फ्लाइट का है, वही क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके पोएम से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपके ये जो आपकी सेकेंडरी सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट विदाउट फिट उससे लिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 फिर आपका जो है आपकी मेन टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट से लिए गए हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 आपकी मेन टेक्स्ट बुक से है, वही क्वेश्चन नंबर 16 आपकी फिर से दूसरी फर्स्ट फ्लाइट के अलावा जो बुक है आपकी फुटप्रिंट विदाउट फिट उससे लिए गए हैं। तो ये था आज के आपके पेपर का सॉल्यूशन। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इस पेपर में और भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती देन आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।